ज्योग्राफी का, वैसे तो डेफ वाला जो है कल वाला लेक्चर था तो उसमें आपने सब कर लिया होगा। सावधानी ये रखनी है कि उसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना हो, क्रॉस चेक करें। और ईमेल जो है वो फनी टाइप का ना हो, ईमेल जो बनाए वो थोड़ा सिंसियर रहें, नॉर्मल ईमेल बनाएं, है ना। डिजिट हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, आप लेटर्स और डिजिट्स में उसमें बनाएं, लेकिन फनी टाइप का ना हो। IAS या इस टाइप का जो बहुत सारे लोग बनाते हैं, इस टाइप की और भी ना हो, क्योंकि वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएगा और उनको दिखेगा भी सही। तो आपका डे फॉर्म जो है वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखा जाएगा, उसकी कॉपीज़ रखी जाती है। तो ऐसी कोई चीज़ उसमें ना लिखें जिससे कि आपकी गरिमा को ठेस पहुँचे या आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाए, ऑकवर्ड लगे, ठीक है। तो ऑकवर्डनेस से बचने के लिए, बाकी डेफ के लिए बाकी जो चीज़ें हैं वो आप कल वाला लेक्चर देख सकते हैं और उससे अपनी गलतियां ठीक कर सकते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, क्योंकि हम उस समय में जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे और पृथ्वी की बात कर रहे थे। तो पृथ्वी का स्ट्रक्चर सबसे पहले तो आप इमेजेस में जाकर के एक डायग्राम देखिए, तो आपको क्रस्ट, मेंटल, आउटर मेंटल, मेंटल और आउटर कोर और इनर कोर, इस तरह से आपको पूरा डायग्राम मिलेगा और एक टेबल मिलेगी इन सब की केमिकल कंपोजिशन की और उसके फिजिकल स्टेटस की, कि कौन लिक्विड है, कौन कैसा है। तो जो कोर वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनर कोर और आउटर कोर, और ख़ास करके वो बहुत ज़्यादा लिक्विड है और मूव करता हुआ है, मूव कर रहा है, घूम रहा है, और उसी से जियोमैग्नेटिज्म तैयार होता है। तो भूचुंबकत्व जो तैयार होता है वो उसी हिस्से के वजह से होता है, और उसका टेम्परेचर वही सूर्य की सतह के तापमान के बराबर टेम्परेचर है अभी भी, ठीक है। फिर उसका केमिकल कंपोजिशन देखिए कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा केमिकल है, कौन सा पार्ट है, आपको वही तो ऊपर और पूरी पृथ्वी में केमिकल कंपोजिशन है ना। तो पहले कोर का पहले क्रस्ट का केमिकल कंपोजिशन, मेंटल का केमिकल कंपोजिशन, कोर का केमिकल कंपोजिशन। तो आपको मिलेगा कि आयरन अपनी जगह है, लेकिन आयरन जो है वो भारी होने की वजह से नीचे ज़्यादा जमा हो जाता है, तो क्रस्ट में उतना आयरन नहीं है, क्रस्ट में आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और सिलिकॉन, तो सिलिकॉन आपको समानांतर रूप से सभी जगह आपको सिलिकॉन वितरित मिलेगा। तो बाहरी चीज़ें जो है वो नीचे बैठी हुई मिलेंगी। और यहाँ आपको जियोलॉजिकल टाइम टेबल, शायद मैंने पिछली बार बताया था कि जियोलॉजिकल टाइम टेबल यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ। तो पृथ्वी के जन्म के साथ हम जियोलॉजिकल टाइम टेबल मानते हैं, और पृथ्वी का वातावरण बहुत समय तक जो है वो बिना ऑक्सीजन का था, एनारोबिक था, ठीक है। और शुरू में तो जो वातावरण था वो बहुत ज़्यादा, जीवन तो क्या था, मतलब पृथ्वी ही सेटल नहीं थी, पूरी तरह से उबल रही थी। बाद में धीरे 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 चट्टानें बनी, फिर धीरे धीरे जब समुद्र बनना शुरू हुआ तब जाकर के जीवन की कहीं शुरुआत आई। और शुरू में जो जीवन आया वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, सबसे पहले कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो वो जो हम हेडियन और आर्कियन और वो जो सब पढ़ते हैं, तो उसको थोड़ा सा जाकर के देखिए, एपोक, एरा, पीरियड, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम टेबल में। तो एकदम शुरुआत में पृथ्वी जो है वो ठंडा होना शुरू हुई। तो आर्कियन, तो आर्कियोजॉइक, वहाँ पर हम लोग आर्कियन में आर्कियोजॉइक बोलते हैं। जब एनिमल्स की बात आती है, खास करके लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आती है, तो हम आर्कियोजॉइक बोलते हैं। तो जो बैक्टीरिया थे वो कौन थे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और बाद में आए फोटोसिंथेटिक यानी साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और ऐसे करके पृथ्वी में जीवन की शुरुआत, चट्टानों की शुरुआत, और 5 मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कौन कौन सा मास एक्सटिंक्शन कब कब हुआ ये आपको देखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है परमियन वाला और दूसरा ट्रायसिक वाला, ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस वाला।
जिसमें डायनासोर गायब हुए थे, ठीक है। तो पर्मियन वाला और क्रिटेशियस वाला। तो क्रिटेशियस वाला एस्टेरॉइड की वजह से था, और जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा भूकंप जो है वोल्केनिक इरप्शन हुआ और पृथ्वी पूरा हिल गया था। मेक्सिको के यहाँ युकाटन पेनिनसुला के वहाँ पर आपको वो मिलेगा, उसका कहाँ से टकराया था वो जो गड्ढा है वो अभी भी आपको वहाँ युकाटन पेनिनसुला में मेक्सिको में दिखाई देगा, है ना। लोग देखने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है वो, तो सर्च कीजिएगा उसको। तो वो जो घटना है उसके बाद डायनासोर्स पूरी तरह से गायब हो गए थे। तो मैं वो शॉर्ट में बता रहा हूँ, भाग रहा हूँ मैं। दरअसल पूरा देखेंगे तो जियोलॉजिकल टाइम टेबल का लेक्चर हमारा पुराना देख लीजिए। यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ जियोलॉजी की तरीके से और ज्योग्राफी की तरीके से जब हम जियोलॉजिकल टाइम टेबल देखेंगे तो चट्टानों के निर्माण से बात करेंगे कौन कौन सी चट्टानें कैसे कैसे बनी, ठीक है ना। तो रॉक्स, रॉक फॉर्मेशन। तो अब रॉक साइकिल एक लिखिएगा, रॉक साइकिल, होमवर्क लिखिए, रॉक साइकिल, चट्टान का चक्र। तो ये चट्टानें जो हैं एक दूसरे में बदलती रहती हैं। कोई भी चट्टान जो है मेल्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और अगर वो लावा का या भूकंप का उसका पार्ट बनती हैं और वो उबलते हुए बाहर आती हैं, और बाद में अगर वो जम जाती हैं, ठंडी होती है, तो इग्नियस रॉक्स, ऐसी रॉक क्या कहलाती है? इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। लेकिन सेडिमेंटेशन हो रहा है तो सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और तीसरी मेटामॉर्फिक रॉक, अगर उसका रूप बदल रहा है तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रॉक साइकिल देखिए और उसमें देखिए कौन कौन सी चट्टानें कैसी है। अब ये जो लावा के माध्यम से जो चट्टानें बनती है तो क्रस्ट के दो टाइप हैं, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो थोड़ी पतली होती है ना, 5 किलोमीटर मोटी, जबकि वो 30 किलोमीटर मोटी तक होती है। ये 0 से 5 किलोमीटर होती है। और यहाँ जो चट्टानें होती हैं वो जो ओशनिक है वो बसाल्ट चट्टान है, वो बसाल्ट कहलाता है, क्योंकि लावा ऊपर आता है और एकदम पानी के कांटेक्ट में आकर के ठंडा हो जाता है और फैल जाता है। तो जो मैग्मा ऊपर आता है, मैग्मा और लावा में अंतर ये है कि जब वो लावा ऊपर की तरफ आता है वेंट में से होता हुआ मैग्मा, तो वो मैग्मा जब धरती पे ऐसे फैल जाता है तो फिर उसको लावा कहते हैं। अंदर जब वो फ्लो करता है लिक्विड तो उसको मैग्मा कहते हैं। तो ये अंतर है मैग्मा और लावा। तो डिफरेंस लिख लीजिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो ये जो अब हम जो जियोमॉर्फोलॉजी देख रहे हैं वो दो टाइप की जियोमॉर्फोलॉजी है, दो तरह की चीजें, एक धरती के सतह के ऊपर की मार्फोलॉजी और एक धरती के सतह के अंदर की मार्फोलॉजी। अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, क्रस्ट के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, और क्रस्ट के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो एंडोजेनिक मूवमेंट एंड एक्सोजेनिक मूवमेंट्स। तो यहाँ दो प्रकार के मूवमेंट्स हैं अर्थ में, एंडोजेनिक मूवमेंट और एक्सोजेनिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो हम एंडोजेनिक की बात आज ज़्यादा करेंगे, आज हम इसी पे फोकस करेंगे, और इसके लिए कुछ सिद्धांत आपको पढ़ने पड़ेंगे। आज जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो बहुत सारे हैं, एक साथ बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो एक सिद्धांत जो काम करता है उसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। दूसरा सिद्धांत जो काम करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। और एक होगा प्लेट मूवमेंट्स। प्लेट मूवमेंट्स, ये सब मिलती जुलती थ्योरीज हैं। प्लेट मूवमेंट्स, टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट।
और इन सब का जो है जियोलॉजिकल टाइम टेबल से संबंध है। सबका संबंध कहाँ से? जियोलॉजिकल टाइम टेबल से। और ये घटनाएं हो रही है तो इनके साथ साथ पैरेलल में कुछ चीजें होती है जो आपको लिखनी चाहिए। एक घटना है वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिज्म। दूसरी घटना है अर्थक्वेक। तीसरी घटना है रॉक फॉर्मेशन। और चौथी घटना है माउंटेन फॉर्मेशन। और चौथी घटना है फॉल्स, जो अधिकांश नदियां बन जाती हैं। फॉल्स, नर्मदा नदी फॉल्स में बनी हुई है, ब्रंश, हिंदी में ब्रंश बोलते हैं। तो ये जो पूरा आपको मैंने शॉर्ट में बताया, ये पूरा एक पैकेज है कंप्लीट। इसको पूरे को एक साथ समझेंगे, ठीक है। अब आपको वैज्ञानिकों के नाम वेगनर ने क्या दिया है, किसने क्या दिया है, ये आप थोड़ा सा विकिपीडिया से कर लीजिए। आपको 3 काम करने हैं यहाँ, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसके 3 काम आपको करने हैं। एक मैप स्टडी करनी है, जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको मैप में जाके देखना है। एक दूसरे नंबर पे आपको जो भी मैं बता रहा हूं उसका डिस्क्रिप्शन विकिपीडिया में जाके देखना है। विकिपीडिया में उसका डिस्क्रिप्शन देखिए। विकिपीडिया से यदि आपको एलर्जी है या आप नहीं करना चाहते तो आप अपने नोट्स में देख सकते हैं। नोट्स में ना मिले तो फिर विकिपीडिया पे देखिए। और तीसरा काम करना है, आपको कोई भी एक अच्छा यूट्यूब पे लेक्चर देखना है, वो कोशिश करिएगा नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी ऐसे लेक्चर हों, न्यूट्रल वाले, ठीक है। हमारे यहाँ के टीचर्स के लेक्चर उतने काम के नहीं हैं, तो उसके बजाय नेशनल ज्योग्राफिक और थोड़ा सा, या तो फिर किसी यूनिवर्सिटी का बताया था मैंने आपको, अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का देखिए, या फिर नेशनल ज्योग्राफिक देखिए या डिस्कवरी देखिए। अब हम इसको पूरे को एक साथ पढ़ेंगे, तो आपको ये सब चीजें होती हुई दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए हमें समझना होगा पूरे दुनिया में, आपको जो आप पढ़ेंगे जाकर के विकिपीडिया पे जाके देख लीजिएगा। अब टेक्टोनिक प्लेट्स, सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट्स। अब पूरी जो दुनिया है, पूरा जो पृथ्वी है हमारा गोल, ये बहुत सारी 7 मेजर प्लेट्स है हमारे पास। कितनी? 7 मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। तो मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स दोनों तरह की प्लेट्स हैं। तो जो बड़ी प्लेट्स हैं उनमें हमारी भी इंडियन प्लेट भी है, जिस पे हम बैठे हैं। इंडियन प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये सब जो महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं, कॉन्टिनेंट्स, लगभग ये सब एक प्लेट है जो स्लाइडिंग कर रही हैं, जो एक दूसरे के ऊपर सरक रही हैं, और बहुत धीमी गति है। लेकिन फिर भी पर्मियन में यदि आप जाकर के देखेंगे तो पर्मियन में जो है आपको मिलेगा पेंजिया, तो थ्योरी ऑफ पेंजिया। यहां पर जो आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर ने दी थी कि ये सारी प्लेट्स जो थी वो इस तरह से थी कि ये जो जितने कॉन्टिनेंट्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और बीच में महासमुद्र दिखाई पड़ रहा है, महासागर दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे ओशंस जो हैं ये क्या है, ये पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सब नहीं थे। एक ही ओशन था, पेंथालासा, सबसे बड़ा ओशन था पेंथालासा। और जितने ये कॉन्टिनेंट्स हैं, जो भी जमीन आपको दिखाई पड़ रही है, जमीन सब जुड़ी हुई थी और इकट्ठी एक जगह पर इकट्ठी हो रखी थी। उसका नाम था पेंजिया, थ्योरी ऑफ पेंजिया। तो जब आप पेंजिया के खिसकने की दर देखेंगे तो वो आपको मिलेगी वहां पर। तो इंटरनेट पे जाकर के गूगल में इमेजेस में पेंजिया
और पेंजिया का ग्रोथ, तो आपको कितने मिलियन ईयर एगो पेंजिया था, उसके बाद वो क्या बना, फिर बना लॉरेशिया, और नीचे जो हिस्सा बना वो है जो सदर्न हेमिस्फीयर बना है हमारा, उसको बोलते थे गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो दो एक तरह से बड़े कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट कॉन्सेप्ट है ये। इन सबको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बहुत ही रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और गोंडवाना लैंड और जो मैं ऊपर बता रहा था लॉरेशिया, इससे फिर एशिया का निर्माण हुआ, उधर तमाम जो है कॉन्टिनेंट्स बने, और अभी जो हम देख रहे हैं वो ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इन सब का विस्थापन हुआ है, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, इसीलिए इसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन की सिद्धांत। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग कर रही हैं, मूव करती हैं, और जहां प्लेट टकराती हैं तब अर्थक्वेक पैदा होते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा, अब इन प्लेट्स की चूंकि हमने बात की है, तो अब प्लेट बाउंड्रीज की बात करते हैं। प्लेट बाउंड्रीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज आर फाउंड? First, convergent boundaries. Convergent boundaries. फिर divergent boundaries. कन्वर्जेंट, पास पास जो आ रही है, दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ जो खिसक रही हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं, उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। अब टक्कर होगी, कन्वर्जेंट होगा, उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। जो प्लेटें दूर जा रही हैं एक दूसरे से, उसको कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट। यस, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। और तीसरा ट्रांसलोकेट होगा। ठीक है, ट्रांसवर्स बाउंड्रीज। एक दूसरे के दूर नहीं जा रही, बल्कि स्लाइड कर रही है, साइड से ऐसे फिसल रही है, यहाँ ऐसे। एक में कन्वर्जेंट पास पास आ रही है, एक डाइवर्जेंट। आप थोड़ा अलग बैठो ना भैया, जब थोड़ा दूर बैठो। मास्क भी लगा रखा, उनके पास भी जा रहे हो। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ये तीन तरह की बाउंड्रीज हैं। अब यहां पर जो संरचनाएं पैदा होंगी ये थोड़े समझिएगा। समुद्र के अंदर अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जब हम महासागर में जाएंगे तो, ठीक है, तो ओशन बाउंड्रीज, कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज। कुछ बात समझ में आ रही है? कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट की जो बाउंड्री है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, दोनों के बीच कहलाएगी कॉन्टिनेंटल बाउंड्री। ओशन वाली है तो ओशन वाली बाउंड्री। जहां ओशन और कॉन्टिनेंट वाला है टक्कर, वहां ओशन कॉन्टिनेंटल बाउंड्री। तो हम जो अर्थक्वेक समझेंगे, वोल्केनिक इरप्शन समझेंगे, वो सब इसी के आधार पे है। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे कि या तो गुजरात में भूकंप आता है या फिर हिमालय पे भूकंप आता है, तो इंडियन प्लेट का एक छोर उधर है, एक छोर इधर है। तो हिमालय जहां है वहां पर सबडक्शन हो रहा है, वो नीचे घुस रहा है। इंडियन प्लेट सबडक्शन होकर के, सबडक्ट होकर के, यहां पर पहले एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सी। यहां टेथिस सी था, टेथिस समुद्र था एक, और ऊपर का जो प्लेट था वो यूरेशियन प्लेट था, नीचे इंडियन प्लेट था। ये इंडियन प्लेट मेडागास्कर के वहां चिपका हुआ था, मेडागास्कर के वहां। इसलिए अफ्रीका का फ्लोरा और फोना देखोगे, तभी तो चीता हम वहां से ले आए। ठीक है, हमारा फ्लोरा और फोना, अफ्रीका के गांव जाकर के देखो तो अफ्रीका में जो डाइवर्सिटी मिलेगी, अफ्रीका में जो शेर रहता है, लायन, चीता, तो जो ग्रासलैंड आप देखते हो, फोटो देखते हो डिस्कवरी चैनल में, नेशनल ज्योग्राफी में कभी वीडियो देखते हो, तो हमारे यहाँ के फ्लोरा फोना से मिलते हैं वो जानवर जो दौड़ते रहते हैं वहाँ। लगभग वो यही वाले एनिमल्स हैं। हाथी भी मिलता है वहाँ,
अफ्रीकन हाथी, इंडियन हाथी, लॉयन भी है दोनों जगह। अब चीता पहले हमारे यहाँ था, गायब हो गया, तो अब ले आए वापस। ठीक है, सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि फ्लोरा फोना वही है, टेम्परेचर लगभग वही है। क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट मेडागास्कर के वहाँ चिपका हुआ था, हमारा केरल वाला हिस्सा, और ये वहीं से टूट करके अलग होकर के पेंजिया से टूट करके यहाँ तक आया है। लेकिन जब हम अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में एक जैसे पेड़ होते हैं, डाइवर्सिटी नहीं है। मुश्किल से 4 या 5 प्रकार में पूरा इलाका 4 तरह के पेड़ होते हैं बस। हमारे यहाँ हजारों तरह के पेड़ हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत है। ये डाइवर्सिटी फिर अफ्रीका में मिलेगी। इसलिए अफ्रीका का कोई गांव है, खेत है, आप वहाँ का देखो और यहाँ का देखो। इसलिए हमने दालें जो अभी उगवाई थी, जब दालों की बात है तो अमेरिका में दाल नहीं बनवाई, हमने दाल कहाँ उगाने के लिए दी? अफ्रीका में। हाँ, मोजाम्बिक और उसमें। ठीक है ना, क्योंकि हमारा फ्लोरा उनके साथ मिलता है। तो इंसेक्ट्स भी मिलते होंगे। ठीक है, तो इसलिए इंसेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग अफ्रीका से मिलते जुलते हैं। ठीक है, हम सबका कलर भी इसीलिए वैसा ही है और हम लोग वैसे ही हैं, सांवले। थोड़ा सा इधर आ गए नॉर्थ की तरफ खिसक के तो थोड़ा कलर साफ हो गया, बाकी काले ही थे पहले। तो ये है हमारी असली कहानी। तो ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, ये जो वहाँ से आई हैं, तो इसीलिए वो जो ओशनिक बाउंड्री है, जो कि गुजरात में कच्छ में भूकंप आता है, भुज में आया था, है ना, आज के दिन ही आया था, 26 जनवरी 2001। आज 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। और उस भूकंप की वजह से ही मोदी प्रधानमंत्री बने हमारे, क्योंकि वो वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे और अब फिर भूकंप ला रहे हैं वो ठीक है, तो मोदी प्रधानमंत्री इसी कारण से बने थे, क्योंकि भूकंप आया था, भूकंप से तबाही बहुत हुई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि भाई गुजरात को फिर से खड़ा करना है, सब कुछ बहुत तबाही हो गई है, तो फिर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये वही दिन है, 26 जनवरी 2001। ठीक है, तो वो जो भुज का भूकंप है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराने की वजह, ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है, बराबर टकरा रही और वो फिसल रही है। हिमालय के क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं वो भी इसीलिए, ये दोनों ही जोन 4 में आते हैं, दोनों ही, इसलिए दोनों जोन जोन 1 में आते हैं, जोन 4 में आते हैं। 1 तो खत्म कर दिया ठीक है, जोन 4 में आता है, सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र। ठीक है, दिल्ली और ये जोन 3 में आते हैं। ठीक है, और जोन 2 में कौन आता है? हम लोग, खास करके मध्य प्रदेश और ये जो नर्मदा वाला बेल्ट है, क्योंकि ये फॉल्ट है, ब्रंच है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है थोड़ी सी। ठीक है, और जहाँ डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी वहाँ खाई बन जाएंगी, तो मेरियाना ट्रेंच आपने सुना होगा, तो वहाँ ट्रेंच बनते हैं। समुद्र के अंदर अगर डाइवर्जेंट बाउंड्री, ओशनिक डाइवर्जेंट हो रहा है, तो वहाँ ट्रेंच बनेंगे गर्त बनते हैं, कई किलोमीटर गर्त बन जाता है, गर्त बन जाता है। और जहाँ ओशनिक कन्वर्जेंट हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, तो वहाँ रिजेस बन जाएंगी, तो मिड ओशनिक रिज ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तो समुद्र में क्या होता है डाइवर्जेंट से, और इसमें क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कॉन्टिनेंट में अगर कन्वर्जेंट होगा तो सबडक्शन होगा और माउंटेन फॉर्मेशन होगा, यहां रिज नहीं बनेगी, यहां क्या बनेंगे? माउंटेन बनेंगे। तो माउंटेन फॉर्मेशन, हिमालय बन रहा है जैसे, युवा वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ये फोल्ड्स हैं। इसलिए आपको बहुत सारी शिवालिक श्रेणी, ये श्रेणी, वो श्रेणी, तो श्रेणियां दिखेंगी बहुत सारी, रेंजेस, तो ये फोल्ड्स हैं। इसलिए हिमालय में फोल्ड्स दिखते हैं, क्योंकि नीचे प्लेट धक्का दे रही है। ठीक है, नीचे से प्लेट धक्का दे रही है तो ऊपर फोल्ड्स बनते जाते हैं, तो ये फोल्ड माउंटेन कहलाता है। ठीक है, और कुछ माउंटेन जो है आगे जाकर के ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए वो ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं। तो रॉकीज, एंडीज किस प्रकार के माउंटेन है, हिमालय किस प्रकार का माउंटेन है, हमारे यहाँ सतपुड़ा और विंध्याचल किस प्रकार के माउंटेन है, तो टाइप्स ऑफ माउंटेन्स या माउंटेन फॉर्मेशन, तो ये सर्च कीजिएगा।
माउंटेन फॉर्मेशन, और इसकी लिस्ट बनाइएगा, टाइप्स ऑफ माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, सर्च कीजिए। और दुनिया, किलिमंजारो दुनिया की सबसे अच्छी जो चोटियां हैं, है ना, एटलस पर्वत, रॉकीज, एंडीज तो ये सब आपको देखना है जा करके। तो आज का होमवर्क में समझ में आ गया। जब कन्वर्जेंस होगा कहाँ पर, कॉन्टिनेंट्स में, तो क्या बनेंगे, माउंटेन्स। और जब कन्वर्जेंस होगा, ओशनिक कन्वर्जेंस होगा, तो क्या होगा, रिजेस, रिजेस बनेंगे। डाइवर्जेंट वहां होगा तो ट्रेंच। अगर कॉन्टिनेंट में डाइवर्जेंट होगा तो रिफ्ट वैलीज, क्या कहलाएंगी, रिफ्ट वैलीज, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। काफी खाई बन जाती है, जमीन के बीच में खाई बन जाती है, क्योंकि वहां से डाइवर्जेंस हो रहा है। और इन एरिया से कभी भी लावा बाहर आ सकता है, मैग्मा बाहर आ सकता है। मैग्मा बाहर आएगा तो उसी को हम लावा कहेंगे। और यहीं पे अर्थक्वेक्स भी हो सकते हैं, तो ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। और ऐसा ही एक एरिया और है जिसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक, सरकम पैसिफिक प्लेट, सरकम पैसिफिक रिंग, परिप्रशांत महासागर, परिप्रशांत पेटी, उसको बोलते हैं बेल्ट। बेल्ट मतलब पेटी। तो वो जो बेल्ट है सरकम पैसिफिक, उसको जाकर के सर्च करिए, वहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स हैं और सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, सबसे ज्यादा हैं, और अर्थक्वेक्स भी सबसे ज्यादा हैं। जापान उसके बिल्कुल नजदीक है, इसलिए वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। ठीक है, एकदम अर्थक्वेक प्रोन एरिया है और सबसे ज्यादा वहां खतरा है उसका। तो कारण आपको समझ में आ गया, प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो भी मैंने आपको बताया, तो दुनिया में ओशनिक रिजेस कहाँ कहाँ पर है, ग्रेट ओशनिक रिजेस कहाँ पर हैं, फिर ट्रेंचेस कहाँ कहाँ बने हुए हैं, फिर इधर आप रिफ्ट वैलीज कहाँ कहाँ पर हैं, रिफ्ट वैलीज। तो रिफ्ट वैलीज फॉल्स में बनती है, ब्रंच में, उसको बोलते हैं ब्रंच। जब हम कॉन्टिनेंट में बोलते हैं तो फॉल्स तैयार होते हैं। ठीक है, और माउंटेन के छोटे छोटे डायग्राम यदि आप बना सकें तो सबडक्शन जोन, जो सबडक्शन जोन होता है जहां वो सबडक्ट हो रहा है, नीचे जा रही है प्लेट, धस रही है, तो ऊपर वाले हिस्से को ऊंचा उठाएगी। इसीलिए हिमालय दिनों दिन उसकी जो हाइट है वो ऊंची होती जा रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है क्योंकि इंडियन प्लेट नीचे सबडक्ट हो रही है, तो उसकी हाइट बढ़ती जा रही है और इसलिए बहुत अस्थिर है। इसीलिए उस पर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, चारधाम प्रोजेक्ट जैसे निर्माण वाले प्रोजेक्ट नहीं लाए जाने चाहिए। इसलिए जोशीमठ की भी हालत खराब है, वो खिसक रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन आते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाएंगे, है ना, पर्वतों का खिसकना, पर्वतों का, चट्टानों का खिसकना। और कई जगह पर जो है तो क्या होगा, पूरा अंदर धस जाएगा, अंदर ही धस जाएगा, जमीन में धस जाएगा। आपने अभी देखा था कुछ कि वो जमीन में कैसे धस गया, पूरा वहाँ कुआं खोद रहे थे और पूरा राजस्थान में पूरा अंदर धस गया और बहुत गहरा हो गया। ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ था, तो आपको दिख रहा था एक पहाड़ी है, पहाड़ी बिल्कुल एकदम समतल हुई और जो गांव था वो भी जमीन में चला गया। तो ये घटनाएं होंगी। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं होती है। भूमि धसाव, भूमि का लैंड सब्सिडेंस, उसको बोलेंगे लैंड सब्सिडेंस, इंग्लिश में हम सब्सिडेंस बोलते हैं। सबसाइड हो जाती है वो, सब्सिडेंस मतलब सबसाइड हो जाना, अंदर धस जाना। लैंड स्लाइड अलग है, लैंड सब्सिडेंस अलग है।
ठीक है, तो केवल पर्वत ही नहीं बन रहे, केवल रिफ्ट वैलीज नहीं हो रही है, क्या क्या हो रहा है, स्लाइड्स भी हो रहे हैं, लैंड स्लाइड्स भी हो रहे हैं। लैंड स्लाइड कर जाना वो धंस नहीं रहा है, वो केवल स्लाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी, क्योंकि वो जो पकड़ के रखने वाला जो एंकरिंग पावर है वो नहीं है वहां पर। ठीक है, तो हिमालय में एंकरिंग पावर नहीं है, एक चट्टानों को एक दूसरे से जकड़ के रखने की जो सीमेंटिंग है, इसलिए बड़े प्रोजेक्ट खतरनाक है। मामूली भूकंप में ही सारा चौपट हो सकता है। ठीक है, और इसीलिए जो डैम वगैरह हैं वो ऐसी जगहों पर नहीं होने चाहिए। लेकिन टिहरी डैम प्रोजेक्ट हमने देखा, बहुत बड़ा, इतना सारा पानी है ना, एक टैंकर है, अगर मान लीजिए आपके पूरी छत पे अगर टंकी बना दी जाए तो पानी की, जनरली हम थोड़ी सी टंकी बनाते हैं, नींव का क्या होगा, फाउंडेशन कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपने इतना बड़ा डैम बना दिया हिमालय पे, हिमालय तो वैसे ही कमजोर है। नया युवा वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन, उसका नाम है यंग फोल्ड माउंटेन, अनस्टेबल। अब समझ में आ रहा होगा कि आपको, क्योंकि वो सबडक्शन जोन पे बना हुआ है और लगातार प्लेट जो है उसको धक्का दे रही है और उसकी हाइट बढ़ा रही है, ऐसे में आप ऊपर से लोड डाल रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पैदल घूमने लायक जगह है और सिर्फ भगवान का भजन करने लायक। ठीक है, बाकी ये इस तरह से वहाँ पिकनिक स्पॉट बनाना खतरनाक है, ज्योग्राफी के हिसाब से भी, एक्सपर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पॉलिटिशियंस के हिसाब से नहीं, वो तो दुकानदारी है। मरेंगे तो लोग मरेंगे, अभी 50,000 मर गए केदारनाथ में। थोड़े दिन पहले एक टनल बना रहे थे उसमें, अच्छा उसमें हम टनल बना रहे हैं। दिल्ली भी जोन 3 में है, जोन 2 में है, 3 में। तो जोन 3 का दिल्ली जो है कितना खतरनाक है, पूरा मेट्रो से नीचे खोदा हुआ है। हमारे यहाँ भोपाल में खोद दिया है, स्टेशन साइड में देखो तो अंदर से अंडरग्राउंड मेट्रो है। तो ये सब अस्थिर है, अंदर आप टनल बना दोगे तो वो चट्टानें तो कमजोर हैं, खास करके उस एरिया में जहाँ अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इन सब के लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो विकास है या विनाश है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। ये सब बहस है, खास करके हिमालय के मामले में। हिमालय वैसे भी देवभूमि है, उसको हम लोग स्वर्ग बोलते हैं, और वहाँ हम लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ आत्मिक शांति मिलती है और हम जीवन की पहेलियाँ सुलझाने के लिए वहाँ ध्यान साधना कर सकते हैं। तो उसके लिए ये इस तरह का पिकनिक स्पॉट बनाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो जब भी कभी कोई एक्सपर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आती है, चाहे वो केरला के लिए आई थी कस्तूरीरंगन रिपोर्ट और वो दोनों, और चाहे ये वाली, सब रिपोर्ट में पर्वतीय क्षेत्रों में, माउंटेन एरिया में कंस्ट्रक्शन को मनाही की गई है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि रोड चौड़ा बनाना है तो ठेकेदार को आपने ठेका दिया हुआ है, तो ठेकेदार ब्लास्ट करेगा, क्योंकि चट्टानों को तोड़े बिना तो 4 लेन नहीं बनेगा ना। अभी तो बहुत पतला सा रास्ता होता था, एक कार इधर से जा सकती है, एक उधर से, ठीक है, या बस क्रॉस भी ना कर सके, इस लेवल का रास्ता था। तो फिर आपको अगर 4 लेन बनाना है कि उससे एक साथ इधर भी 2-2 कारें निकल जाए, उधर भी 2-2 बसें निकल जाए, इस तरह का अगर रास्ता बनाना है तो उसके लिए चौड़ा करना पड़ेगा। चौड़ा करेंगे तो उधर तो पहाड़ है, तो आप पहाड़ को ब्लास्ट करोगे, तो उसमें डायनामाइट लगाओगे, उसमें विस्फोट करोगे, और जब आप विस्फोट करोगे तो चट्टानें पहले से कमज़ोर है तो दूर दूर तक कमज़ोर हो जाएंगी, बहुत दूर तक कमज़ोर हो जाएंगी। और वो एंकरिंग पावर ऑलरेडी सीमेंटिंग कुछ है नहीं, तो फिर वो खिसकेगा वहाँ से, और वहाँ से जो खिसकना शुरू होगा तो वो रोड को भी सीधा नदी में ले जाएगा नीचे। इसीलिए यही सब हो रहा है। और ये इतनी सी बात जो है वो समझ में इतनी आसानी से नहीं आएगी। और उसी के नीचे एक टनल भी बनाई हुई है, तो टनल बनाई है तो फिर ब्लास्ट किया है, होल किया है, तो आपने देखा था वो पानी आया था तो सब टनल में फंस गए थे मजदूर, और कैसे टनल से निकाला था। तो आए दिन ये घटनाएं, ये सब आप, अगला मानसून फिर आ रहा है, लैंडस्लाइड की खूब घटनाएं आप लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ ईश्वर का नाम लेकर के नहीं कि ईश्वर सब ठीक करेगा, ईश्वर ने अकल दी है, विवेक। हमारे गुरुजी ने कोटेशन लिखा है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। विवेक क्या कह रहा है, बुद्धि क्या कह रही है आपकी? आपको भगवान ने बुद्धि दी है ना, तो
तो बुद्धि से काम लीजिए, ज्ञान से काम लीजिए, रिसर्च करिए, R&D करिए और उसके बाद फिर काम करिए। ठीक है। भगवान भी जो है वो मूर्खों की रक्षा नहीं करते, बुद्धिमानों की रक्षा करते हैं। ठीक है। भगवान को बुद्धिमान लोग पसंद है, मूर्ख, धोखेबाज और लालची लोगों की जरूरत नहीं है उनको। ठीक है। इसलिए गांधी ने कहा था ना कि पृथ्वी जो है दुनिया के सारे लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, लेकिन एक आदमी का लालच पूरा नहीं कर सकती है। अगर कोई आदमी लालची हो जाए, तो एक आदमी भी लालची हो जाए तो उसकी लालच को पूरा करने की ताकत इस पृथ्वी में नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब की आवश्यकताएं ये पूरी कर सकती है पृथ्वी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए है, लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। तो हमारा विकास लालच की ओर तो नहीं है। ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ गांधी भी आ गए। इसी को क्या कहते हैं एक और इकोनॉमी में और इन्वायरमेंट में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस, विकास इतना ही होना चाहिए जो सस्टेन कर सके, सतत विकास इतना ही होना चाहिए जो आप सतत रूप से कर सकें, कंटिन्यूअस कर सकें, बीच में ब्रेक ना हो। तो थोड़ा सा जनरल भी मैंने आपको बता दिया। उसका कारण ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं इसमें दो प्रकार के असेसमेंट आपको लिखने हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। अभी मैंने आपको दो प्रकार का लावा बताया था, बसाल्टिक लावा और ग्रेनाइट लावा। तो कॉन्टिनेंट में जो चट्टानें बनती हैं, कॉन्टिनेंटल एरिया में जो लावा की वजह से बनती हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेनाइट। वो बनाता है ग्रेनाइट। और जो ओशनिक एरिया में बनती हैं उसको हम बोलते हैं बसाल्टिक, बसाल्टिक। तो ग्रेनाइट और बेसाल्टिक। क्योंकि ग्रेनाइट जो है ऊपर वाला जो होता है वो थोड़ा सा, ग्रेनाइट में क्या होगा कि लावा ऊपर आता है और फिर धीरे धीरे ठंडा होता है। बेसाल्टिक में तो नीचे समुद्र है, पानी के कांटेक्ट में आके एकदम से ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए बेसाल्टिक रॉक, ग्रेनाइट रॉक्स जो है हमारे घरों में काम आती है। हम लोग जनरली किचन वगैरह में ग्रेनाइट लगाते हैं, वो ग्रेनाइट। ठीक है। तो रॉक्स भी यहाँ समझ में आई थोड़ा। चूंकि हमने बाउंड्रीज बताई हैं और ये सब किया है, तो यहीं पे मैं आपको वोल्केनो बताना चाहूंगा, ज्वालामुखी। मेंटल प्लूम, एक लिखिएगा टर्म, मेंटल प्लूम। मेंटल वाला जो हिस्सा है वहां से मेंटल और क्रस्ट के उस हिस्से में वहां मिलेगा आपको एक मैग्मा चेंबर। सामान्यतः वहां मैग्मा इकट्ठा हो जाता है। और जहां कहीं वो क्रस्ट में कमजोरी देखता है, चाहे वो ओशनिक क्रस्ट हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, जहां उसको कहीं रास्ता मिलता है, जहां उसको लगता है कि यहां कमजोर है, वो उसको फोड़ करके बाहर आने की कोशिश करता है। जहां वो रास्ता निकालने की कोशिश करता है, उस पूरी नली को जिससे वो बाहर आता है, उसको हम बोलते हैं वेंट। उस रास्ते को क्या बोलते हैं? पूरे को वेंट। उसमें से मैग्मा बाहर आता है। कई बार साइड में कुछ रॉक्स जो है वो टूटी फूटी होती हैं, तो डाइक बन जाता है, साइड में निकल आता है, तो उसको जनरली हम लोग डाइक कहते हैं, पर वो बाहर तक नहीं आ पाता। और इस तरह से ऊपर जब आता है तो वहां पर तीन प्रकार के कोन बनते हैं, तीन प्रकार की चीजें बनती है। ठीक है। ऊपर जब आता है तो वोल्केनिक eruption बहुत ही एक्सप्लोसिव तरीके से हो रहा है, बहुत ही विस्फोटक तरीके से इरप्शन आ रहा है, तो ऊपर क्रेटर बन जाएगा, उसको बोलते हैं क्रेटर, वोल्केनिक क्रेटर। जो हम क्रेटर कई जगह बोलते हैं कि ये क्रेटर है, ज्वालामुखी का मुंह बन जाता है क्रेटर, बाद में वहां झील भी बन जाती है। बहुत धीरे धीरे जो अगर होगा तो फिर
वो कौन सा कौन लिखा है? एक तो लिखा है क्रेटर, काल्डेरा तो वो दूसरा बनेगा, एक और क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वेंट नहीं, वेंट तो तीनों में होगा। काल्डेरा तो उसको कहेंगे कि जब वो नीचे धंस जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। पहले वो, मैं नाम भूल गया उसका, पहले वाले का, ठीक है। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, जाके देख लीजिएगा। एक क्रेटर बनेगा और एक काल्डेरा बनेगा। काल्डेरा सही बताया आपने, ठीक है। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, शंकु, कोन, ठीक है। और लावा जो है इस तरह से फैलता है, उसी से फिर मैंने आपको बताया रॉक्स का निर्माण होता है। लेकिन जो क्रिटेशियस के समय में जो एस्टेरॉइड टकराया था और उसकी वजह से जो लावा फैला था वो कई किलोमीटर ऊंचा लावा था, उससे हमारे यहाँ दक्कन का पठार बना है, दक्कन ट्रैप और मालवा का पठार। दक्कन ट्रैप पूरा का पूरा, दक्कन का पठार पूना, महाराष्ट्र, डेक्कन प्लेटो जो हम बोलते हैं, शिवाजी का जो पूरा इलाका था, मराठा साम्राज्य, वो काली मिट्टी का, कपास का क्षेत्र, मूंगफली का क्षेत्र, गन्ने का क्षेत्र। और वो उपजाऊ मिट्टी इसलिए क्योंकि वो खनिज, मिनरल्स बहुत आते हैं बाहर। तो क्या फायदा होता है? मिनरल्स का फायदा होता है ज्वालामुखी से, मिनरल्स बाहर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मिनरल्स भी बहुत है महाराष्ट्र में, मिट्टी भी बहुत उपजाऊ, तो एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा है। विदर्भ उससे बाहर है, डेक्कन प्लेटो से इधर है, इसलिए उसको विदर्भ बोलते हैं हम लोग, वो डेक्कन प्लेटो, दक्कन का पठार। कर्नाटका का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र है, ठीक है ना। पुराना जो अहमदनगर, बीजापुर और गुलबर्गा, वो जो आप पढ़ते थे पूरा, गोलकुंडा और वो सब भी उसका भी पार्ट है, क्योंकि वो शिवाजी के उसमें ही कब्जे में रहा, अधिकांश किले उन्होंने कब्जे में लिए थे, ठीक है। तो ये, और उसके अलावा जो सबसे बड़ा बना है वो साइबेरिया का, वो पर्मियन में बना है। साइबेरिया का जो ट्रैप है इसी तरह का मिट्टी का, जहां गेहूं बहुत होता है, यहां तक कि वो यूक्रेन तक है, रशिया यूक्रेन, वहां गेहूं, दोनों जगह गेहूं, सूरजमुखी बहुत ज्यादा है। इसलिए सनफ्लावर ऑयल और व्हीट की जो बात हम कर रहे थे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कि उसका क्राइसिस होगा, तो अब साइबेरिया में जो काली मिट्टी है वो पर्मियन में बनी थी, ये क्रिटेशियस में बनी हुई है, वो पर्मियन की है। दक्कन ट्रैप कब का है? क्रिटेशियस का, वो है पर्मियन के टाइम का। वो 4th मास एक्सटिंक्शन जो हुआ था, उस समय भी मास एक्सटिंक्शन हुआ था। तो जब जब भी कभी भयानक ज्वालामुखी निकला है और इस तरह से, तो उसमें मास एक्सटिंक्शन हुआ है, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह की चीज आपको ज्वालामुखी के मामले में बताई। और अब आपको ये देखना है कि कोटापेक्सी कहाँ पर है, हवाई द्वीप में किस प्रकार के ज्वालामुखी। तो 5 इंपॉर्टेंट हवाई आइलैंड में ज्वालामुखी हैं। तो 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक एक्सटिंक्ट हो जाता है जो खत्म हो जाता है, फिर कभी नहीं आएगा। एक डोरमेंट है जो प्रसुप्त होता है, कभी कभी एक्टिव हो जाता है। और एक एक्टिव ज्वालामुखी है। तो हमारे यहाँ भारत में एकमात्र बैरन आइलैंड अंडमान में, ग्रेट अंडमान में। बाकी भारत में ऐसे ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। एक्सटिंक्ट हो चुका है सब कुछ। तो दुनिया में इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी माउंट एटेना, लगातार विस्फोट होता रहता है। तो 2022 से लेकर 2021 से लेकर के 2024-25 तक, अभी तक कौन कौन से ऐसे ज्वालामुखी हैं। हवाई वाला जो है वो अभी 2024 दिसंबर 24 में अभी इरप्शन हुआ था, बहुत सालों बाद। 2018 में बंद हो गया था उसका, उसके पहले वो 30-40 साल तक होता रहा, फिर 2018 में बंद हो गया था। अचानक से अभी दिसंबर 2024 में एकदम से इरप्शन हुआ। तो वो कौन सा था? क्राकाटोआ ज्वालामुखी। तो जहाँ जहाँ आपको इंडोनेशिया का ज्वालामुखी,
तो जो मनीला शहर को जो खतरा है फिलीपींस, वहाँ ज्वालामुखी की वजह से उसको बहुत बड़ा खतरा है। कई सारे सिटीज़ हैं जहाँ जिनको वो बहुत स्पीड से आता है, 700 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर आवर की स्पीड से, हवाई जहाज के से ज़्यादा की स्पीड है। जेट विमान की स्पीड से फैलता है लावा कई जगह पे, तो आप भाग भी नहीं सकते, कार लेके भी नहीं भाग सकते, लावा चपेट में ले लेगा। तो कई जगह बहुत ही खतरनाक है। तो दुनिया भर के वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखिएगा, ऑन अर्थ वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पर वॉल्केनो कहाँ हैं और वो किस रेंज के हैं, किस तीव्रता के हैं, किस प्रकार के हैं, और हाल ही में इरप्शन कब आया था उसका। इसके साथ ही कुछ और चीजें हैं जो ज्वालामुखी जैसी ही हैं लेकिन ज्वालामुखी नहीं है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स, गर्म झरने और गर्म सोते, पानी के गर्म सोते, फ्यूमरल्स। कुछ तो स्प्रिंग्स है, कुछ गर्म सोते हैं, गर्म झरने हैं, और कुछ फ्यूमरल्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में इरप्ट होते हैं। गर्म पानी आता है अंदर से, लेकिन वो थोड़ी देर में, भाप वाला पानी। तो ये जो होता है ये 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ हिमालय में जो है ज़्यादातर वो गर्म झरने और गर्म सोते, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड वाले हैं जिसमें चावल पकाया जा सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं। तो हाँ, गीजर्स, यस, गीजर्स। तो गीजर्स, फ्यूमोरल्स, हॉट स्प्रिंग्स। फ्यूमोरल्स में कुछ ऐसे हैं जहाँ गंधक, सल्फर वाला होता है, अंदर से मिनरल्स आते हैं, तो उसको लोग थेरेप्यूटिक मानते हैं, मेडिसिनल वैल्यू। तो वहाँ नहाते हैं लोग, तो बोले इसमें गंधक ज़्यादा है, इसमें सल्फर ज़्यादा है, इसमें जिंक ज़्यादा है, इसमें ये ज़्यादा है, तो लोग वहाँ स्नान करते हैं, मेडिसिनल वैल्यू मानी जाती है। तो कई लोग उसको रिलीजियस भी बनाते थे। सहस्त्रधारा, देहरादून में जाते हैं सहस्त्रधारा, अगर किसी ने देखा हो तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, और लोग नहाते हैं वहाँ, गंधक वाला पानी है। द्रोणाचार्य की गुफा और वो सब अगर आपने देखा हो तो, अश्वत्थामा की गुफा, द्रोणाचार्य शायद अश्वत्थामा है। तो सहस्त्रधारा, तो ये कभी आप घूमने जाएंगे तो बाकी हिमालय में आपको मिलेगा। कई जगह जो है लोग एक बाल्टी भर के निकाल लेते हैं, बकेट भर के पानी, उसी में चावल डाल देते हैं, ढक देते हैं, तो चावल पक जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉइलिंग वाला है। कई लोग उसी में रख देते हैं, गर्म वाले में मटके रखे रहते हैं। आपने देखिएगा, कभी सर्च करेंगे यूट्यूब पे मिल जाएंगे ऐसे वीडियो। तो कुकिंग के काम में भी आ जाता है, ठीक है। गैस की ज़रूरत नहीं है वहाँ, उज्ज्वला योजना पहले से है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके ज्वालामुखी के साथ। तो ये थोड़े से रूप हैं। लास्ट, अर्थक्वेक, जो आज आपको प्लेट बाउंड्रीज के साथ में प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये जितनी भी बातें हमने बताई, उसके साथ एक और जुड़ी हुई चीज़ है अर्थक्वेक। तो भूकंप आते ही क्यों हैं, भूकंप तैयार क्यों होते हैं? तो कंपन के रूप में आता है। कंपन, भूकंप है नाम ही, हिंदी में देखेंगे तो कंप, वाइब्रेशन, लैंड में वाइब्रेशन तैयार होता है। तो कहीं न कहीं एक जियो एनर्जी निकलता है, कहीं न कहीं एक एनर्जी है, और वो एनर्जी क्रिएट हो रहा है, चाहे वो सबडक्शन से हो, चाहे वो डाइवर्जेंट की वजह से हो, चट्टानों के टूटने की वजह से। तो टक्कर होगी तो भी एनर्जी निकलेगी, कोई चट्टान टूटेगी, क्रैक होगी, तो उसमें से भी एनर्जी निकलेगी। अब एनर्जी अंदर तो टिक नहीं सकती, तो जहां वो एनर्जी निकलती है, जिस जगह पर क्रैक हुआ है, जिस जगह पर टक्कर हुई है, उस जगह को बोलते हैं फोकस। अर्थक्वेक में उसको कहा जाता है फोकस। फोकस के ठीक ऊपर सतह पर, क्रस्ट पर, सरफेस पर, फोकस के ऊपर, ठीक ऊपर एक आप लंबवत, बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ एक लाइन खींच दीजिए। जमीन के अंदर फोकस है, फोकस चाहे वो 40 किलोमीटर नीचे है, 20 किलोमीटर नीचे है, 10 किलोमीटर नीचे है। फिर उसके ऊपर जैसे ही आपको एक लाइन खींच दीजिए, एकदम सरफेस पर जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे एपिसेंटर। फोकस के ऊपर आएगा एपिसेंटर।
तो एपिसेंटर पर वाइब्रेशंस होंगे और ये वाइब्रेशंस जो हैं ये क्या कहलाएंगे? अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स। तो पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, कई तरह की तरंगे हैं। तो अर्थक्वेक वेव्स सर्च कीजिएगा, अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, कुछ ट्रांसवर्स है, कुछ परपेंडिकुलर है, कुछ पैरेलल हैं, कुछ परपेंडिकुलर हैं, और ये वेव्स ही तबाही लाती हैं। ठीक है, इन वेव्स की वजह से तबाही मचती है भूकंप की। तो यहां कुछ टर्मिनोलॉजी है जो ध्यान रखिए। एक होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड उसको बोलते हैं कि जो उसका प्रभाव होता है, जो उसकी ताकत होती है, उसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड। जो मर्केली स्केल है आपका और एक रिक्टर स्केल है, दो स्केल से उसका मेजरमेंट होता है। तो रिक्टर स्केल जो होता है वो मैग्नीट्यूड को मापता है और वो 0 से 10 तक होता है। तो अभी जो लेटेस्ट में जो हमारे यहाँ सुनामी आया था, उस समय जो समुद्र में भूकंप आया था वो 9.1 का था, 9.4 तक था वो, 9.4 टू 9.5। उसकी वजह से फिर सुनामी आया था। और जापान में जो सुनामी आया था, जिससे वो फुकुशिमा वाला जो है वो एटॉमिक पावर स्टेशन टूटा था 2011 में। हमारे यहाँ भूकंप आया था, सुनामी आया था 2004 में, 26 दिसंबर 2004। जापान वाला आया था मार्च 2011। तो वो जो 2011 वाला जो आया था वो 9 मैग्नीट्यूड का था, 9। ये आपको दिखाएगा कि उसका प्रभाव कितना पड़ता है। तो मर्केली स्केल पे आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो उसको नापता है तरंगों को, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। एक होता है सिस्मोमीटर, एक होता है सिस्मोग्राफ। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजी। सो सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, ये सब टर्म्स हैं। पी वेव्स, एस वेव्स, लव वेव्स, ट्रांसफर वेव्स। तो टाइप्स ऑफ वेव्स। तो होमवर्क मिल रहा है आपको, क्या क्या करना है? 3 चीजें, मैप रीडिंग, विकिपीडिया डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब लेक्चर। यहां से आप लोग इन चीजों को तैयार कीजिए। ठीक है। लेटेस्ट अर्थक्वेक्स अभी तुर्की में आया था 2022 में। आप जानते हैं तुर्की का भूकंप, 50,000 से ज्यादा लोग मर गए। उससे पहले हमारे यहां आया था। लातूर में एक बार महाराष्ट्र में भूकंप आ चुका है। भुज, गुजरात का भूकंप, पौड़ी गढ़वाल, हिमालय के भूकंप और नेपाल का भूकंप। तो लेटेस्ट अर्थक्वेक्स की लिस्ट बनानी है आपको दुनिया भर में। लेटेस्ट अर्थक्वेक्स, जापान में तो आते ही रहते हैं आए दिन, भूकंपों का देश है वो। वहां आदत भी है लोगों को। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमको करनी है। और फिर सुनामी, इसी के साथ सुनामी पर भारत में काफी रिसर्च हुआ है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने बना लिया है। पूरी दुनिया से कोलैबोरेशन हमारा हो गया है। ठीक है। तो सुनामी मछुआरों ने नाम दिया था। दरअसल सुनामी जब आता है तो समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा हलचल नहीं होती, लेकिन किनारों पे ज्यादा हलचल होती है। ठीक है। शोलिंग इफेक्ट उसको बोलते हैं, शोलिंग इफेक्ट। उथलापन आ जाता है, एकदम शेलो होता है। कोस्टल एरिया एकदम शेलो है, अंदर जो डीप ओशियन है जहां अर्थक्वेक आया है, तो वहां जो है वो उनकी तरंग दैर्ध्य, उनका वेवलेंथ जो होता है वो थोड़ा
अलग होता है, लेकिन जब किनारों पे आते हैं तो एकदम चट्टानें आने लगती है, रेत आने लगती है, तो वो हाइट ले लेते हैं, तो 30 मीटर 40 मीटर की हाइट ले लेते हैं। तो जब कोई मछुआरे आते थे तो समुद्र के अंदर मछली पकड़ने गए तो वहां तो उनको कोई ज्यादा हलचल नहीं दिखी, लेकिन जब किनारे पे आते थे तब तक तबाही मच चुकी होती थी। तो उन्होंने फिर इसको नाम दिया था सुनामी, जापानीज नाम है सुनामी। ठीक है, मतलब तबाह कर देने वाला, सब कुछ खत्म कर देने वाला। ठीक है, तो सुनामी के बारे में पढ़िएगा। सुनामी में ज्यादा टाइप्स वगैरह कुछ नहीं है, भूकंप के साथ सीधा संबंध है, ज्वालामुखी है, भूकंप आना बहुत जरूरी है उसके लिए। ठीक है, कोई भी सबडक्शन जोन में आएगा चाहे डाइवर्जेंट में होगा। ठीक है, तो जब भी प्लेट की टक्कर होगी या चट्टान टूटेगी तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो हिलेगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। ओशनिक क्रस्ट क्या होगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। साइक्लोन अलग चीज है, साइक्लोन डिफरेंट है, उसका कॉज विंड है, स्पीड ऑफ विंड, और साइक्लोन का कॉन्सेप्ट भी अलग है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, बाकी शॉर्ट में आपको बहुत अच्छे से बनाया। आप टेबल्स बनाइए, डायग्राम बनाइए, और पिक्चर्स देखिए, वीडियो देखिए, और विकिपीडिया के डिस्क्रिप्शन देखिए, शानदार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शांति पाठ।